हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और ये चैनल जैसा कि हम जानते हैं कि इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चलाने की कोशिश कर रहे हैं आईओटी से रिलेटेड, जिस पर हम अभी एक नई सीरीज हमारी स्टार्ट है जिस पर हम ESP32 माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। और आर्डिनो के भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स ला चुके हैं और सीरीज हमारी चल रही है जिस पर हम काम कर रहे हैं। धीरे धीरे उस पर भी काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे। सो अभी के लिए हम बात करते हैं कि कैसे आप आईओटी डेवलपर बन सकते हैं। अब आईओटी में अब इस पर हम सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट किया, सिंपल सा प्रोजेक्ट है मेरा, ESP32 बोर्ड और DHT22 सेंसर को कनेक्ट किया है आपस में, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, मशीन आपस में कम्युनिकेट कर रही है। मतलब जो हमारी ये मशीन है ESP32 वो सेंसर से डेटा को रीड कर रही है, ठीक है। अब सेंसर से डेटा को मशीन ने रीड किया। अब मशीन को हम कोई टास्क देंगे कि सेंसर से अगर डेटा को रीड किया, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा है तो प्लीज़ ऑन द AC, तो वो AC को ऑन कर देगा। अब वो सारे कनेक्शन होंगे, अब फ्रिज पर सीखेंगे अपने, पर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि आईओटी एक्चुअली में है क्या। अब इस पर वो कोई टास्क उस पर हमने स्पेसिफाई किया कि डिसीजन मेकिंग कि अगर 25 से ज़्यादा है तो वो चीज़ ऑन हो जाए और अगर 18 से कम है तो वो चीज़ ऑफ हो जाए, तो समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से हमने चीज़ें की। अब इसी डेटा को हमको अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है, हम पूरी ऑल द वर्ल्ड या कहीं पर भी हम इस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं। मैं अपना प्रोजेक्ट इंडिया पर कर रहा हूँ, मगर जो प्रोजेक्ट हमारा है वो या फिर हमारा घर जो है वो इंडिया पर है, पर हम इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं अमेरिका से। तो उसके लिए हमने इस डेटा को क्लाउड पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्लाउड में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने एक ऐप बना लिया, या फिर थिंकस्पीक या फिर AWS जैसे IoT एज्योर जैसे कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फायरबेस या बहुत सी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हमने डेटा को ट्रांसफ़र किया। लाइव डेटा हमारे इंडिया के घर का वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ऑल वर्ल्ड पर हो रहा है, कहीं पर भी हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब वहाँ से हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस चीज़ को ऑन करना है, ऑफ़ करना है, हमारे घर पर क्या चल रहा है, या फिर कोई पर्सन आया आपके घर पर तो गेट पर एंटर होते ही उसका फेस रिकॉग्नाइज हो जाए और कोई टास्क बताए, या फिर आपके पास एक अलर्ट मैसेज आ जाए कि अननोन पर्सन आया है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से जो चीज़ें होती हैं हम आईओटी का यूज करके करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आपको, और ये सारी चीज़ें हम करेंगे अपनी सीरीज पर। सो अब बात करते हैं कैसे हम स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव होगा। अब ये नई स्किल है, ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैं यूट्यूब के अंदर आता हूँ तो ज़्यादातर फॉरेन के ट्यूटोरियल्स और इंग्लिश पर ट्यूटोरियल मिल रहे हैं, और हमारी जो सीरीज है वो हिंदी पर होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत इंडिया के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश पर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं और उतना अच्छी तरीके से वो इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। तो ये वीडियो हमारा और ये सीरीज हमारी पूरी और ये चैनल हमारा हिंदी पर बेस्ड है। हम हिंदी पर ही सारी वीडियोज और सारी चीज़ें कवर करेंगे। और यहाँ पर हम अभी ESP32 कर रहे हैं, आर्डिनो कर रहे हैं, रास्पबेरी पाई की भी सीरीज लाएंगे। धीरे धीरे हम आईओटी के फील्ड पर ही काम करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और अगर आप अपने कॉलेज की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर कॉलेज के लिए कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब भी आप इन चीज़ों को सीख सकते हैं। या फिर जॉब के लिए पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपनी आईओटी की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पर एटलीस्ट 1 तो आनी चाहिए, जिस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव सी सबसे इम्पॉर्टेंट है, सी लैंग्वेज। और अगर हम लोग कॉलेज के फर्स्ट ईयर पर सी लैंग्वेज पढ़ते ही हैं, पर वहीं पर अगर आप थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को मेंटेन, अगर आप फर्स्ट ईयर पर हैं, सेकंड ईयर पर हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप सी लैंग्वेज पर फोकस करिए। और जब आप सी लैंग्वेज पर बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे तो सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्बेडेड के लिए। एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, इन सारी चीज़ों पर सी लैंग्वेज का बहुत ही बड़ा रोल होता है, जितना भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सी लैंग्वेज पर फोकस करें। और अगर आपने पाइथन भी कर रखी है, दैट इज़ गुड, कि अगर आपने पाइथन की हुई है तो सी लैंग्वेज अगर आपने नहीं भी की हुई है, करना तो आपको है आईओटी पर, सी लैंग्वेज भी करनी है, कंपलसरी है। इसके अलावा आप आईओटी की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर अगर आपने पाइथन की है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, माइक्रो पाइथन के अंदर चीज़ों को आप कर सकते हैं।
रास्पबेरी पाई पर भी आप पाइथन का ही यूज होता है, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। ESP32 में आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग, उसमें सी लैंग्वेज यूज होती है, तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर माइक्रो पाइथन में करना है तो ESP32 पर माइक्रो पाइथन पर भी कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल से कैसे स्टार्ट करना है, अगर आपने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, सी लैंग्वेज और पाइथन, ये दोनों अगर आपने सीख ली, तो फिर आपका आगे का स्टेप क्या है प्रोग्रामिंग सीखने के बाद का। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आर्डिनो सीखें, क्योंकि आर्डिनो में सीखना आसान है और करना और भी आसान है। जब आर्डिनो आप सीख लेंगे तो धीरे धीरे आप बेसिक प्रोजेक्ट करते जाएंगे। कुछ सेंसर्स कनेक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर सेंसर, पोटेंशियोमीटर या फिर अल्ट्रासोनिक सेंसर, एंड कुछ गैस सेंसर्स हो गए। MQ फ्रिज पर आप जा सकते हैं, जिसमें MQ फ्रिज के बहुत सारे गैस सेंसर्स हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी सेंसर्स हो गए। तो इस तरह से आप MQ फ्रिज पर जा सकते हैं सेंसर्स पर, और सेंसर्स बहुत ही अच्छे अच्छे सेंसर्स हैं। ब्लड प्रेशर चेक करने का सेंसर, या फिर सॉइल मॉइस्चर सेंसर, वाटर लेवल सेंसर, और बहुत से सेंसर हैं। इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, जिसमें हम पूरी तरीके से सेंसर के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आप अगर बिगिनर हैं तो आर्डिनो प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर दें। आर्डिनो प्रोग्रामिंग करने के बाद, आर्डिनो पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होने के बाद आप ESP8266 पर मूव हो। ESP8266 पर आप मूव होंगे, काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें प्रोजेक्ट करिए, और कैसे ब्राउज़र पर हम कनेक्टिविटी करते हैं, कैसे हम वाईफाई का यूज करते हैं, ब्लिंक ऐप है, या फिर IFTT है, IFTTT, एंड इसके बाद हम कैसे थिंक स्पीक, माइक्रोसॉफ्ट IoT एज़्योर, इन AWS के प्लेटफॉर्म पर कैसे हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इन चीज़ों के बारे में सीखिए, जो कि IoT डेवलपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पर फोकस करिए आप कि कैसे क्लाउड कनेक्टिविटी होती है। अब क्लाउड कनेक्टिविटी में आप AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, थिंक स्पीक और IoT, जो इन चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्रोटोटाइप कैसे काम करते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं, SPI कम्युनिकेशन क्या होता है, UART कम्युनिकेशन क्या होता है, 12C क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन का, इन सारी चीज़ों के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको समझना होगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन पाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत ये होता है कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कुछ सेंसर होते हैं जो 12C पर काम करते हैं, कुछ सेंसर होते हैं जिनसे हम डेटा रीड करने के लिए UART कम्युनिकेशन चाहिए होता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे हम इन चीज़ों को यूज करते हैं, कैसे इनसे डेटा को रीड करते हैं, कैसे डेटा को राइट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो इनको सीखना ज़रूरी है। तो आप आर्डिनो ESP8266 पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लाने के बाद आप मूव कर सकते हैं ESP32 की तरफ। ESP32 सबसे ज़्यादा यूज होने वाला IoT के अंदर, अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज होती है जॉब लेवल पर, या फिर जॉब की बात करें, ट्रेंड की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द कंपनियां, अगर आपको अच्छा खासा नॉलेज है ESP32 के अंदर, तो आपको हायर कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियां ESP32, ESP8266, ESP चिप के अंदर बेसिकली हम बात करें तो ESP चिप पर काम करती हैं, जहाँ पर हम वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी फंक्शनलिटी देख पाते हैं। बहुत सी चीज़ों पर हम ESP चिप को देखते हैं कि आजकल जितनी डिवाइसें आ रही हैं, तो जितनी डिवाइसें मैंने देखी, बहुत सी डिवाइसों पर ESP चिप आ रही है। वो ESP चिप पर हम अच्छा खासा काम कर सकते हैं। और इसके बाद हम रास्पबेरी पाई की तरफ जा सकते हैं। रास्पबेरी पाई पर पाइथन आपने सीखी बहुत ही अच्छी तरीके से, तो रास्पबेरी पाई पर अच्छे से काम करिए। रास्पबेरी पाई पर हम एडवांस प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर विजन जैसे एप्लीकेशंस पर काम कर सकते हैं, फेस रिकॉग्निशन जैसी चीज़ों पर काम कर सकते हैं, या फिर और भी एडवांस लेवल जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। अब रास्पबेरी पाई तो एक पॉकेट कंप्यूटर ही हो गया, तो यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे IoT लेवल पर। और इसी के साथ साथ अगर इतनी चीज़ें आपने कर ली, तो अब आपको आपने ESP32, ESP8266, आर्डिनो और इन चीज़ों पर काम कर लिया, तो ठीक है, इतना ठीक है आपके लिए, एक बिगिनर के लिए। एंड अब आपको थोड़ा सा अपने आप को मूव करना है PCB डिज़ाइनिंग की तरफ। तो PCB डिज़ाइनिंग भी आपको सीखनी होगी। PCB डिज़ाइनिंग के कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। अब PCB डिज़ाइनिंग पर जो सबसे ज़्यादा यूज होता है कंपनियों के अंदर, वो सॉफ्टवेयर है LTM डिज़ाइनर। तो LTM डिज़ाइनर का फ्री वर्जन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे तो ये पेड है, पर
मैं आपको एक फ्री वर्जन प्रोवाइड कर दूँ, एक फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करता है, तो आप फ्री ट्रायल के लिए यूज कर सकते हैं इसको। तो जो कि कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी कंपनी पर, तो ये LTM सॉफ्टवेयर है। इसके बाद और भी हैं, सॉलिडवर्क है, ऑटोडेस्क ईगल है और EasyEDA है। तो EasyEDA के अंदर तो बहुत ही ईजिली हो जाती है। EasyEDA का ट्यूटोरियल मैं किसी दिन ले भी आऊँगा, जिसमें 1 से 2 घंटे में आप इसकी डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। तो अगर आपको EasyEDA के अंदर भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया कि कैसे PCB बनती है, दैट्स इनफ। पर जो कंपनी के अंदर अच्छे से यूज होता है, बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज चाहिए, तो आप LTM डिज़ाइनर पर जा सकते हैं। तो ये PCB डिज़ाइनिंग की बात हो गई। पहले हमने इन चीज़ों पर बात कर ली कि कौन कौन से माइक्रो कंट्रोलर हमको सीखने चाहिए, प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए। इसी के साथ साथ, इन चीज़ों के साथ साथ आपको सेंसर्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि सेंसर से डेटा कैसे रीड राइट करते हैं, कैसे हम इसको कैलिब्रेट करते हैं सेंसर को। कैलिब्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सेंसर, बिकॉज अगर आप अच्छे सेंसर को कैलिब्रेट नहीं कर रहे हैं तो सेंसर आपका बेकार है, यूजलेस है सेंसर, क्योंकि आपका सेंसर तो अच्छे से वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो इस वजह से, पर टेम्परेचर सेंसर इन चीज़ों पर तो चल जाता है, इन पर इतना ज़्यादा कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। पर सबसे ज़्यादा कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसी गैस सेंसर पर काम कर रहे हैं। गैस सेंसर पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से आपको पता होना चाहिए कि सेंसर को कैलिब्रेट कैसे करते हैं और सेंसर से कैसे डेटा को रीड राइट करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करनी है। और किसी दिन मैं बात करूंगा कि कैसे सेंसर को कैलिब्रेट करते हैं, एक अच्छा सा वीडियो हम लाएंगे जिस पर बात करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको बोरिंग लग रहा हो तो कोई नहीं, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, पर अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप वीडियो पर बने रहें। वीडियो लंबे होते हैं, अगर आप 2 घंटे 3 घंटे किसी मूवीज पर दे सकते हैं, मूवी को देखने में दे सकते हैं, तो 15 से 20 मिनट आप किसी अच्छे इन्फॉर्मेशन को लेने पर भी दे सकते। कंपनी पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर एज ए बिगिनर जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये चीज़ें तो आनी चाहिए, पर आई सजेस्ट यू कि आपने थोड़ा सा फ्रंट एंड पर भी काम किया हो या फिर बैक एंड पर भी थोड़ा सा काम किया हो। ये आपके CV पर एक प्लस पॉइंट ऐड कर देगा कि अगर आपने शो कर दिया कि मैंने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर Node.js जैसी चीज़ों पर भी थोड़ा सा काम किया है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जो डेटा को ट्रांसफ़र करके किसी वेबसाइट पर ले जा रही है, वेबसाइट से डेटा को थोड़ा सा मैनेज कर रही है, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि किसी वेबसाइट पर भी डेटा को इंटीग्रेट करवाना पड़ जाए, किसी वेबसाइट के अंदर भी काम करना पड़ जाए। तो दैट्स वाई आपको वेबसाइट के लेआउट के बारे में तो एक्चुअली में थोड़ा सा पता होना ही चाहिए, जिसमें HTML, CSS कैसे काम करती है, ब्राउज़र कैसे रेंडर करता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को कैसे जावास्क्रिप्ट वर्क करती है। तो बेसिक लेवल पर ज़्यादा नहीं, आप 1 से 2 मंथ दे सकते हैं। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना मैंने पहले बताया आप उतना ही कर सकते हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड अगर हम दूसरी चीज़ पर बात करते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग, एंड अगर हम बात करते हैं तो फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें पिक माइक्रो कंट्रोलर है। अगर आप एम्बेडेड के अंदर जाना चाह रहे हैं, IoT से हट के थोड़ा सा एम्बेडेड की तरफ है, वही चीज़ें एम्बेडेड का पार्ट ही IoT है बेसिकली। अब एम्बेडेड पर तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें आ ही रही हैं, तो एम्बेडेड का ही पार्ट है IoT। पर अगर एम्बेडेड की तरफ भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप ARM भी सीख सकते हैं। ARM हो गया। और माइक्रो कंट्रोलर पर पिक माइक्रो कंट्रोलर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं बताना भूल गया। तो ESP32, ESP8266 पिक माइक्रो कंट्रोलर अगर आप सीख लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जॉब मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को अडॉप्ट करके अगर आप जा रहे हैं तो इतना अगर आपने सीख लिया तो आप बेसिकली एक जॉब के लिए रेडी हैं। और अपनी प्रोजेक्ट पर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करिए, अपनी CV में ऐड करिए उन प्रोजेक्ट्स को, जिसमें आप किसी फेस रिकॉग्निशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं अच्छा सा, रास्पबेरी पाई को यूज करके। होम ऑटोमेशन में कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क ने अपने घर पर किया था, जस्ट लाइक जारविस, कि जारविस से जो वो करता है भी। तो मैंने भी एक प्रोजेक्ट किया था इस पर, बहुत ही जल्दी एक ट्यूटोरियल लाऊंगा उस पर कि जारविस प्रोजेक्ट कैसे करना है। तो वहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। पर ज़रूरी है अगर आप एक बिगिनर हैं तो पाइथन पहले कर लें उस पर मूव करने से पहले, और इस पर फिर आप मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को भी कर सकते हैं। एडवांस लेवल पर अगर आप मूव करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी चीज़ों पर, तो फिर आप रास्पबेरी पाई या फिर पिक माइक्रो रास्पबेरी पाई या फिर ESP32 के अंदर काम कर सकते हैं। और रास्पबेरी पाई का एक छोटा वर्जन, पिको वर्जन भी आता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे किसी वीडियो पर।
पर अभी के लिए इतना है। और ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा कि आप प्रोजेक्ट किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इंटरव्यूअर को प्रेजेंट करते हैं, कोई भी चीज़ आप इंटरव्यूअर को प्रेजेंट करेंगे तो इंटरव्यूअर कैसे आपको थोड़ी देर में जज कर लेगा कि आपको नॉलेज है या नहीं है। तो इंटरव्यूअर को जज करने के लिए चाहिए होता है कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स है, ठीक है। अब स्किल्स को वो आधा घंटे में तो जज नहीं कर सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले से आपने कोई काम कर रखा हो। तो अगर आपने कोई काम कर रखा है पहले से, तो वो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके पास एक डेटा हो जाता है कि एक्चुअली में इस बंदे ने इस चीज़ पर काम किया है, तो मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं। तो आपके लिए भी इंटरव्यू पर सिलेक्ट होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको इंटरव्यूअर को। तो बिकॉज अगर इंटरव्यूअर के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है जिससे उसको पता चले कि अब किस फील्ड में मुझको क्वेश्चन करने हैं, या फिर आपने कोई प्रोजेक्ट ज़्यादा मेंशन नहीं किया, तो वो तो आपको कहीं पर भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लेगा और फिर आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि इंटरव्यूअर ने आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ चीज़ें पूछ ली जो इस मैच नहीं हो रही। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप 2 3 4 अच्छे प्रोजेक्ट करिए जिनको अपने CV पर ऐड करिए, और वो उन प्रोजेक्ट को मेंशन करिए। हो सके तो उनके वीडियोज आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, जो इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि मेरा प्रोजेक्ट एक्चुअली में ऐसे था, और वहाँ पर आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई हुई है जिस पर आपके प्रोजेक्ट का डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, या आपने थिंकस्पीक या फिर क्लाउड के जितने भी प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी डेटा को ट्रांसफ़र किया है, उसको भी दिखा सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट का डेटा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये लाइव है, ये ऐसे चल रहा है। तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए? एक अच्छा खासा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग नॉलेज। बिगिनर है, एक्सपीरियंस तो नहीं है आपके पास, तो वहाँ पर प्रोग्रामिंग का अच्छा खासा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज होना चाहिए। रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक्चुएटर्स क्या होते हैं, एंड कैसे हम किसी एनर्जी को, अगर 12 वोल्ट है तो कैसे 5 वोल्ट पर कन्वर्ट कर रहे हैं, 5 वोल्ट है तो कैसे हम उसको 6 वोल्ट पर ले जाएं, या फिर 5 वोल्ट को कैसे 3.3 वोल्ट पर लाना है। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, इन चीज़ों को सीखिए। रजिस्टर्स कैसे काम करते हैं, कौन सी चीज़ पर कौन सा रजिस्टर यूज करेंगे, रजिस्टर्स में कलर कोडिंग क्या होती है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको मास्टरी नहीं करनी है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सपीरियंस आपको आता जाएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर पर आप 3-4 माइक्रो कंट्रोलर को अच्छे से सीख सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट पर फोकस करें, क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फोकस करें, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS, थिंकस्पीक, IoT एज्योर इन जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के अंदर फोकस करें कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, और माइक्रो कंट्रोलर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। कौन सा माइक्रो कंट्रोलर कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, ये चीज़ें कर ली आपने, प्रोजेक्ट कर लिए, एक अच्छी सी CV बना ली। इसके बाद आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं एज अ बिगिनर। आपको एक अच्छी जॉब IoT के अंदर मिल जाएगी, और IoT की हमारी सीरीज चल रही है SP32 के अंदर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।